लास्ट लेक्चर में हमने वीएसी एमएमसी कंट्रोल डिस्कस किया था। अभी हम उसी को कंटिन्यू करने जा रहे हैं, उसका ये सेकंड पार्ट होगा। जो कंट्रोल है, चाहे वो वीएसी के लिए हो या एमएमसी के लिए हो, जो वीएसी के लिए एप्लीकेबल है वो एमएमसी के लिए भी एप्लीकेबल होगा। दैट मीन्स के एमएमसी भी वीएसी ही है, वोल्टेज सोर्स कन्वर्टर ही है, उसका एडवांस नेक्स्ट जनरेशन है। ओके हमने ये स्टडी कर लिया कि एसआरएफ सिंक्रोनस रेफरेंस फ्रेम या वेक्टर करंट कंट्रोलर क्यों यूज़ होता है, उसके फ़ायदे क्या हैं, एबीसीडी की ट्रांसफॉर्मेशन हम क्यों करते हैं, पीएलएल का कॉन्सेप्ट क्या है। अब ये है एक कन्वर्टर स्टेशन। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि एसी पावर को हम डीसी में कन्वर्ट कर रहे हैं, और यहाँ पर ये आउटर दो किस्म के कंट्रोल लूप्स होते हैं। एक इनर करंट कंट्रोल लूप होता है। अगर मैं इसकी स्क्रीनशॉट लूँ और मैं आपको समझाना चाहूँ तो लेट मी टेक स्क्रीनशॉट ऑफ दिस थिंग एंड डिस्कस हियर। ये वाले जो पोर्शन है ना, ये हैं आउटर कंट्रोल लूप्स, इनको आउटर कंट्रोल लूप्स कहा जाता है। और ये वाला जो पोर्शन है इसको कहा जाता है इनर करंट कंट्रोल लूप, करंट कंट्रोल लूप, इनर करंट कंट्रोल। ठीक है, पहली बात आउटर कंट्रोल लूप को थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। आउटर कंट्रोल लूप में एक कन्वर्टर स्टेशन पे, एक कन्वर्टर स्टेशन या तो आपकी एसी वोल्टेज को कंट्रोल करेगी या तो वो आपके रिएक्टिव पावर को कंट्रोल करेगी। ये स्विचिंग है, आइदर इट शोज आइदर, या तो ये कन्वर्टर स्टेशन एसी वोल्टेज कंट्रोल करेगी या रिएक्टिव पावर कंट्रोल करेगी। सिमिलरली ये वाली जो कन्वर्टर स्टेशन है, अब या तो डीसी वोल्टेज कंट्रोल करेगी या तो एक्टिव पावर कंट्रोल करेगी। तो इसमें से एक चीज़ कंट्रोल होगी, इसमें से एक चीज़। लेटर से ये स्टेशन में अज्यूम कर रहा हूँ कि डीसी वोल्टेज कंट्रोल कर रही है। एक तो ये मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि डीसी वोल्टेज कंट्रोल कर रही है, दूसरा मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि ये एसी वोल्टेज कंट्रोल कर रही है। तो डीसी वोल्टेज रेफरेंस यहाँ से हम देंगे कि कितनी डीसी लिंक की वोल्टेज हो। लेटर से 135 किलो वोल्ट हम चाहते हैं कि यहाँ पर डीसी लिंक वोल्टेज आए, इस पॉइंट पे 135 किलो वोल्ट डीसी वोल्टेज हो। तो रेफरेंस आप यहाँ से देंगे, सिस्टम की रेफरेंस आप यहाँ से देंगे। ठीक है, आप रेफरेंस यहाँ से देंगे, डीसी वोल्टेज मेजर होगी, एरर चेक होगी। अब यहाँ से ये जो कंट्रोलर है ना, यहाँ से अब एक रेफरेंस सिग्नल निकलेगा आउटपुट। वी डीसी वोल्टेज का रेफरेंस या एक्टिव पावर का रेफरेंस आईडी रेफ होगा। इसका आउटपुट क्या निकलेगा, ये इंपॉर्टेंट है समझना, आईडी रेफरेंस। इसका आउटपुट निकलेगा आईडी, डी कंपोनेंट। और एसी वोल्टेज हो या रिएक्टिव पावर, इसका आउटपुट क्या निकलेगा, क्यू कंपोनेंट ऑफ द करंट। इसका डी कंपोनेंट, उसका क्यू कंपोनेंट। तो अभी ये बात भी प्रूव हो गई कि एक्टिव पावर कंट्रोल के लिए आप इसको वेरी करके एक्टिव पावर कंट्रोल कर सकते हैं, आप क्यू कंपोनेंट को वेरी करके रिएक्टिव पावर कंट्रोल कर सकते हैं। सेम इज अ ट्रू फॉर डीसी वोल्टेज एंड एसी वोल्टेज। तो इंडिपेंडेंट पावर कंट्रोल यहाँ पर नजर आ रहा है। ठीक है ना। अब दूसरी बात ये, अगर आपसे पूछा जाए कि इनर करंट कंट्रोल लूप को रेफरेंस सिग्नल कहाँ से आता है, तो हम कहेंगे आउटर कंट्रोल लूप से आता है। कहाँ से आता है रेफरेंस सिग्नल, आउटर कंट्रोल लूप से आता है। ये बात भी क्लियर हो गई। ऑल राइट, ठीक है। दूसरी चीज़, अब यहाँ पर आपने देखा कि इसको रेफरेंस आईडी रेफरेंस भी मिल गया, आईक्यू रेफरेंस भी मिल गया। सिस्टम में करंट कितना है वो यहाँ से पता चलेगा कि इस वक्त करंट कितना है, डी कंपोनेंट और क्यू कंपोनेंट। ठीक है ना, इज इट क्लियर। और फिर यहाँ से थीटा की इन्फॉर्मेशन पीएलएल से ये लेगा ओमेगा जी की। ठीक है ना, ये भी इनर करंट कंट्रोल को जाती है, पीएलएल की इन्फॉर्मेशन। ये बात क्लियर हो गई। ये इनर करंट लूप ये हमने डिस्कस किया था वीएसी के फॉर्म में, अब हम एमएमसी के फॉर्म में डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है ना। और ये आउटपुट क्या करेगा, हमने देखा था कि आउटपुट ये करेगा डी और क्यू कंपोनेंट, दो कंपोनेंट्स। ठीक है ना। तो आप यहाँ पर अगर देखेंगे तो ये वी सी और डी क्यू कंपोनेंट कर रहा है, वोल्टेज के डी क्यू कंपोनेंट। दोबारा डी क्यू वापस ए बी सी में कन्वर्ट होती है, पीडब्ल्यूएम सिग्नल जाते हैं, वो फायरिंग एंगल को जाते हैं। ये हमने चीज़ें डिस्कस कर ली थी, रिमेंबर, अग्रीड। और यहाँ से ट्रांसफॉर्मेशन वापस हो रही है, करंट डी क्यू कंपोनेंट में ब्रेक हो रहा है, अग्रीड।
और वोल्टेज भी ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है, ये करंट की ट्रांसफॉर्मेशन, ये वोल्टेज की ट्रांसफॉर्मेशन, ये हमने डिस्कस कर ली थी कि एबीसी को हम डीक्यू में कन्वर्ट करते हैं, करंट को भी वोल्टेज को भी, और यहाँ सिस्टम में ये जा रहे हैं। पीएलएल थीटा की इन्फॉर्मेशन या डब्ल्यूजी की इन्फॉर्मेशन दे रहा है। ये इनर करंट कंट्रोल कल हमने डिस्कस डिटेल में किया था। तो आई होप अब आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई हैं। कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। है कोई क्वेश्चन? ऑलराइट, तो ये चीज़ें हमने, ये डायग्राम हमने समझ लिया। कभी कभी ये डायग्राम अगर हम HVDC की बात करें तो ऐसे भी हो सकता है, 2 कन्वर्टर स्टेशन हैं, ठीक है ना। कन्वर्टर स्टेशंस कितनी हैं? 2 हैं। ऑलराइट, HVDC में ऐसा ही होता है। मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि इस वक्त पावर फ्लो से सपोज ऐसे हो रहा है, ठीक है। तो ये एज अ रेक्टिफायर काम करेगी स्टेशन, यहाँ से DC लिंक बनेगी, ये फिर DC को AC में कन्वर्ट करेगा और यहाँ पर इस ग्रिड को ये फीड कर सकता है। इज़ इट ओके? अब यहाँ पर जैसे बात हुई थी कि एक कन्वर्टर स्टेशन यहाँ पर क्या कर रही है, एक तो DC वोल्टेज कंट्रोल कर रही है, ठीक है, और यहाँ पर ये इन्वर्टर स्टेशन क्या कंट्रोल कर रही है, एक्टिव पावर कंट्रोल कर रही है। अग्रीड? क्या ये DC वोल्टेज और एक्टिव पावर साथ साथ दोनों चीज़ें कंट्रोल कर सकती है? जवाब है नहीं। हाँ, इधर DC वोल्टेज और एक्टिव पावर, इधर AC वोल्टेज और रिएक्टिव पावर। फिर ये वही चीज़ हमने ABC टू DQ ट्रांसफॉर्मेशन कर ली, ठीक है। वो DQ कंपोनेंट्स जो हैं सिस्टम के, इस वक्त DQ कंपोनेंट करंट के मेजरमेंट्स क्या हैं वो, फिर ये आउटर लूप आया, आउटर लूप से रेफरेंस सिग्नल इनर करंट कंट्रोल के पास जाएगा, इनर करंट कंट्रोल D और Q कंपोनेंट देंगे, वो DQ दोबारा ABC में कन्वर्ट होगा, वो फिर PWM सिग्नल बनेगा। तो ये वही चीज़ है जो अभी हमने देखी, ऐसा ही है ना। और फिर यहाँ पर देखें तो वही चीज़ PLL थीटा की इन्फॉर्मेशन दे रही है ABC टू DQ ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। आउटर कंट्रोल PS रेफरेंस एक्टिव पावर कंट्रोल कर रहे हैं, यहाँ से एक्टिव पावर कंट्रोल अगर हम कर रहे हैं तो इसको रेफरेंस सिग्नल जाएगा, रेफरेंस सिग्नल फिर वापस DQ ABC में कन्वर्ट होगा, रेफरेंस सिग्नल PWM जनरेट होंगी, इसको स्विचिंग करवाएंगे। तो ये चीज़ वही है। क्लियर है यहाँ तक? ऑलराइट, लेट्स मूव। इसको अगर हम डिस्कस करना चाहें तो देखें, ये आउटर लूप यहाँ पर रिएक्टिव पावर कंट्रोल हो रहा है, और या तो यहाँ पर क्या कंट्रोल हो रहा है, यहाँ पर लेटेस्ट एक्टिव पावर कंट्रोल हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर इसने साइंस को थोड़ा उल्टा कर दिया, यहाँ पर ये होगा IQ, ये होगा ID, इनर करंट कंट्रोल, ठीक है। इसको रेफरेंस जाएंगे, रेफरेंस से यहाँ से सिग्नल गए, हम यहाँ से वोल्टेज को DQ में, ये वोल्टेज ABC में है, PLL थीटा की इन्फॉर्मेशन यहाँ पर एक्सट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है। हम क्या करें, ABC को थीटा की इन्फॉर्मेशन यहाँ से आ रही है, इस ABC को DQ में कन्वर्ट कर रहे हैं, ये करंट, ये वोल्टेज, ये करंट को DQ में कन्वर्ट किया, ये वोल्टेज को DQ में कन्वर्ट किया, ये इनर करंट कंट्रोल के पास जाती हैं। ये वहाँ पर वो कंपोनेंट्स यूज़ होते हैं, वो जो आप कह रहे थे ना कि ये एडिशन सब्ट्रैक्शन क्यों हो रही है, ये यहाँ से आ रहे हैं, ठीक है ना। फिर वापस वो VD और V, ये 2 कंपोनेंट्स आते हैं, VD और VQ। तो हम कह सकते हैं कि इनर करंट कंट्रोल के लिए इनपुट क्या होता है, इनपुट होता है करंट का रेफरेंस D और Q कंपोनेंट, और आउटपुट क्या होता है, वोल्टेज रेफरेंस सिग्नल्स। और वो वोल्टेज रेफरेंस सिग्नल्स फिर हम DQ से ABC में कन्वर्ट करके फिर PWM सिग्नल्स बना के हम MMC को देते हैं। तो कुछ रिसर्चर्स इसको MA भी कर देते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं कि ये भाई गेट सिग्नल्स या मॉड्यूलेशन इंडेक्स वैल्यूज़ हैं जो इस स्विचिंग को जाएंगी। इज इट ओके? ऑलराइट, को थोड़ा हम देखते हैं। ये एक ही बात है, सेम कॉन्सेप्ट पर डिफरेंट वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन। यहाँ पर DC वोल्टेज मेजरमेंट, DC वोल्टेज मेजर होगी सिस्टम की, वो रेफरेंस से कंपेयर होगी, DC वोल्टेज कंट्रोलर काम करेगा, यहाँ से ID रेफरेंस आउटपुट निकलेगा, AC वोल्टेज मेजरमेंट होगी, ABC टू DQ ट्रांसफॉर्मेशन होगी, करंट की AC करंट में मेजरमेंट, DQ कंपोनेंट यहाँ पर जाएंगे, ठीक है ना। ये सिस्टम का D कंपोनेंट मेजरमेंट का, ये Q कंपोनेंट, ये रेफरेंस D कंपोनेंट, ये रेफरेंस, ये आउटर कंट्रोल लूप से आएंगे। ये मेजरमेंट्स जो प्रेजेंट करंट है DQ, PLL मेजरमेंट थीटा की इन्फॉर्मेशन इसको देगा, ट्रांसफॉर्मेशन के लिए रिक्वायर्ड होती है। वापस ये रिजल्ट में क्या देंगे, ये PWM सिग्नल्स D और Q, फिर वहाँ से PWM जनरेशन होगी जो कन्वर्टर को जाएगी। तो ये ब्लॉक भी वही बात है, जस्ट इसको रिप्रेजेंट किसी दूसरे तरीके से किया गया है।
तो ये सारे ब्लॉक्स देने की वजह ये है कि जब आप डिफरेंट पेपर्स में डिफरेंट चीज़ें देखें तो आप अपना ब्रेन यूज़ कर सकें कि बात एक ही है, सिर्फ रिप्रेजेंटेशन का स्टाइल, अंदाज़ बयां मुख्तलिफ है। ये भी वही चीज़ है, अंदाज़ बयां थोड़ा मुख्तलिफ है। इसका अंदाज़ बयां समझ लेते हैं। या तो एक्टिव पावर कंट्रोल करेगा या तो डीसी वोल्टेज कंट्रोल करेगा। अग्रीड। यहाँ से फिर रेफरेंस आईडी रेफरेंस जाएगा, यहाँ से या तो रिएक्टिव पावर कंट्रोल होगा या एसी होगा या आईक्यू रेफरेंस जाएगा। ये फिर इनर करंट कंट्रोल है, ये आउटर कंट्रोल लूप है। ये सबसे ज़्यादा अंदाज़े बयां इसका मुझे अच्छा लगा, इसने चीज़ों को खोल के रख दिया। इसका अंदाज़े बयां और निराला है। आईडी रेफरेंस यहाँ से गया, आईक्यू रेफरेंस यहाँ से गया। आईडी यहाँ से आ रहा है, आईक्यू ये सिस्टम की मेजरमेंट से कंपेयर हो रहे हैं रेफरेंस से। पीआई कंट्रोल लगा हुआ है। ये वो जो कंपोनेंट मैथमेटिक्स में हम आगे देखेंगे, ये ट्रांसफॉर्मेशन की वजह से ये आते हैं। ये जो ओमेगा एल है ना, ये कहाँ से आया? जब आप एबीसी को डीक्यू में ट्रांसफॉर्म करते हैं ना, तो ये फैक्टर्स आ जाते हैं। फिर यहाँ से डी और क्यू कंपोनेंट बाहर निकलेगा। अग्रीड। वो डी क्यू ट्रांसफॉर्मेशन में मॉड्यूलेशन में होके यहाँ पर इसको मिल गया। और पीएलएल का काम है और यहाँ पर ये जो ये ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पर हो, ए बी सी टू डी क्यू वोल्टेज और करंट की, और पीएलएल भी दिखाया गया है। तो सबसे ज़्यादा अच्छा अंदाज़ बयां इस पिक्चर का है। ठीक है ना? इसमें कोई क्वेश्चन? वर्ड। तो ये सारी डिस्कशंस हमने कर ली हैं कि एक्टिव पावर कंट्रोल करना है तो आई एफ डी को वेरी करेंगे, रिएक्टिव पावर कंट्रोल करना है तो आई एफ क्यू को वेरी करेंगे। अच्छा, ये ये एक एच सिस्टम है। या तो ये डीसी वोल्टेज कंट्रोल करेगा, डीसी लेटर से इस रेक्टिफायर क्या कर रहा है इस वक्त, डीसी वोल्टेज कंट्रोल कर रहा है, प्लस में इसके साथ या एसी वोल्टेज भी कर सकता है या रिएक्टिव पावर। यहाँ पर ये फ्रीक्वेंसी या एक्टिव पावर कंट्रोल कर रहा है, उसके साथ ही एसी वोल्टेज भी कंट्रोल कर सकता है या क्यू कंट्रोल मोड, रिएक्टिव पावर कंट्रोल। ठीक है ना? की थ्योरी को आप थोड़ा देख लीजिएगा। ये भी उसी तरीके से फिर यहाँ पर क्या हो रहा है, एक्टिव पावर कंट्रोल हो रहा है या अच्छा, एक तो ये एक्टिव पावर कंट्रोल कर रहा है, दूसरा ये या तो एक्सी वोल्टेज करेगा या रिएक्टिव पावर इनर कंट्रोल को जा रहा है, वहाँ से पीडब्ल्यूएम जा रही है। ये क्या कर रहा है, ये या तो एसी करेगा या रिएक्टिव, और दूसरा ये डीसी वोल्टेज कंट्रोल कर रहा है। तो ये पिक्चर भी समझ में आ गई, वही वही बात है। अच्छा, वेक्टर कंट्रोल प्रिंसिपल। चलें इस डेरिवेशन को थोड़ा ब्रीफली डिस्कस कर ही लेते हैं। कह रहा है कि फिगर 2.111 फिगर 2.111 फिगर कौन सी है? ये है, ये फिगर 2.11, इसको हम नज़र में रखते हैं। ओके, कह रहा है कि फिगर 2.11 को नज़र में रखो। ये दो कन्वर्टर स्टेशन हैं, ठीक है ना? ये कन्वर्टर स्टेशन है, इक्विवेलेंट मॉडल ऑफ एसी है ये, ठीक है? यहाँ से एसी आ रही है, डीसी में कन्वर्ट हो रही है, ये इक्विवेलेंट मॉडल उसने लगा दिया। ठीक है ना? मॉडलिंग के टाइप्स हम थोड़े बहुत डिस्कस कर चुके हैं। ओके, ऑल राइट। वेक्टर करंट कंट्रोल पे विच विल बी रेफर टू ए सिंपली करंट कंट्रोल सीसी henceforth finds itself at the core of ESC कंट्रोल स्कीम, क्योंकि इनर करंट कंट्रोल हार्ट ऑफ द कंट्रोल है, वहाँ से ही सारे मेन कंट्रोल करंट हो रहे हैं ना। कंसीडरिंग इक्विवेलेंट प्रोसेस ऑफ ESC एज शोन इन फिगर 2.11, KVL इज अप्लाइड अक्रॉस द फेस रिएक्टर। फेस रिएक्टर, ये जो फेस रिएक्टर है इस पर हम कह रहा है कि KVL अप्लाई करते हैं। ओके, अक्रॉस द रिएक्टर द फॉलोइंग कंपाउंड डिफरेंशियल इक्वेशन कैन बी ऑब्टेन फॉर द थ्री फेस। कह रहा है कि ये इक्वेशन मिलेगी, ये VG ABC टर्म, VG ABC
इसको बराबर कर लो, बाकी के सारे कंपोनेंट उधर लिखो, ये भी इधर ही था, यहाँ लेके आओगे तो नेगेटिव हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो माइनस वी सी ए बी सी, यहाँ वाला टर्म ये वी सी ए बी सी, ठीक है। और ये इस इंडक्टर के क्रॉस ड्रॉप, ये इस इंडक्टर के क्रॉस ड्रॉप, और ये इस रजिस्टर के क्रॉस ड्रॉप। तो ये केवीएल वाली इक्वेशन सिंपल है, समझ में आ गई आपको। अब कह रहा है कि इस एक्सप्रेशन को आप कन्वर्ट करो अल्फ़ा बीटा में, तो यहाँ पर इसको कन्वर्ट किया गया है अल्फ़ा बीटा में, ठीक है। तो दिस 2.2 इज कन्वर्टेड इनटू क्लार्क्स ट्रांसफॉर्मेशन। तो जब हम क्लार्क्स ट्रांसफॉर्मेशन में कन्वर्ट करेंगे तो ये अल्फ़ा बीटा में हम लिखेंगे इसे, ओके। ये ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होगी आप उसको डिटेल्स देख सकते हैं बाद में मैथमेटिक्स में, मैं उसकी डिटेल्स में नहीं जा रहा। अ फर्दर स्टेप इज टू अप्लाई पार्क्स ट्रांसफॉर्मेशन द PLL ऑफ द वी, और इसकी डिटेल्स में आप बाद में जा सकते हैं, इस वक्त ज़रूरी भी नहीं है। अ फर्दर स्टेप इज टू अप्लाई पार्क्स ट्रांसफॉर्मेशन द PLL ऑफ द VSC सिंक्रोनाइज विद द वोल्टेज वेक्टर VG DQ, द कंसीडर वोल्टेज एंड करंट वेक्टर कैन देन बी एक्सप्रेस। अब ये जो VG अल्फ़ा बीटा है ना, अगर इसको मैं DQ, अब कह रहा है DQ ट्रांसफॉर्मेशन में कन्वर्ट करो, तो ये इसको अल्फ़ा बीटा को कैसे DQ में लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं VG DQ e पावर, और इसी तरीके से VC अल्फ़ा बीटा को DQ में कन्वर्ट किया गया है, और इस मीन्स तीनों अल्फ़ा बीटा कंपोनेंट्स को DQ कंपोनेंट्स में इस तरीके से डिकम्पोज करके फिर 2.3 को DQ में लिखा गया है। तो नाउ दिस इक्वेशन इज कन्वर्टेड फ्रॉम अगेन व्हाट डू वी कॉल, फ्रॉम अल्फ़ा बीटा टू द DQ, अग्रीड। ये इसे इसने लिख दिया, ओके। अब ये जो एक्सप्रेशन है ना, ये जो एक्सप्रेशन है ये यहाँ तक सेम ही है। अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई किया गया है, इस वाले टर्म को डेरिवेटिव, पार्शियल डेरिवेटिव लगाया गया है, तो इसको दो कंपोनेंट्स में ब्रेक किया गया है। हाँ, u डॉट वी, एग्जैक्टली, वेरी गुड। तो इस तरीके से इसको ब्रेक करके लिखा गया है। अब हमें पता है कि इसका डेरिवेटिव इंटीग्रेशन के बराबर होगा, डी थीटा। देखें, अगर हम w का इंटीग्रेशन करें तो थीटा मिलेगा, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो ये w मिलेगा। तो ये इस टर्म वाले टर्म को w में लिखा गया है, बात एक ही है, डेरिवेटिव इसका एंगल ओमेगा के बराबर होगा, ओके। तो ये वाला एक्सप्रेशन ऐसे करके लिखा गया है, ऑलराइट। तो यहाँ तक हमने 2.7 तक इस चीज़ को देख लिया। अब हम कह रहे हैं कि where omega g is the angular frequency of DQ rotating frame, usually the variation in omega g are very small over period, and omega g of t can then be replaced by a constant wg। कह रहा है कि उसमें with respect to time इतनी बहुत चेंजिंग नहीं आती, तो उसको हम एक कांस्टेंट ले लेते हैं ओमेगा जी। अंडर दिस कंडीशन एलिमिनेटिंग द टर्म e पावर j थीटा जी। कह रहा है कि इसमें इतनी चेंजेस नहीं आती थीटा में, तो इसको हम एलिमिनेट कर देते हैं टर्म को, ठीक है भाई, एलिमिनेट कर लो। तो ये 2.7 इक्वेशन बन जाएगी ऐसे, अग्रीड। अब कह रहा है कि इसमें इमेजिनरी कंपोनेंट भी हैं, रियल भी हैं, तो इस इक्वेशन को ब्रेक करो दो हिस्सों में, रियल वाला पार्ट अलग कर लो, इमेजिनरी वाला पार्ट अलग कर लो। ये रियल पार्ट हो गया, ये इमेजिनरी पार्ट हो गया, ओके। ये रियल वाला पार्ट हो गया, ये इमेजिनरी वाला पार्ट हो गया, दैट्स गुड। ओमेगा वाला जे वाले पार्ट्स अलग कर दिए, ठीक है ना। तो ये इक्वेशन ऐसे बन गई। अब ये 2.9 और 2.10, these are two cross coupled first order system with the cross coupling being initiated by। अब आप कह रहे थे ना ये एडिशन, ये VG क्यों ऐड हो रहा है, माइनस VC क्यों ऐड हो रहा है। अब इसके जवाब यहाँ पर आ गए कि मैथमेटिक्स में जब हमने अंदर गए चीज़ों में तो पता चला कि ये चीज़ें क्यों ऐड माइनस हो रही है, ओमेगा का टर्म्स कहाँ से आए, अब आपको ये क्लियर हो गया। द कॉम्प्लेक्स पावर SG कैन बी डीकम्पोज इनटू एक्टिव एंड रिएक्टिव पावर। कह रहा है कि ये अपीरेंट पावर है, इसको एक्टिव और रिएक्टिव पावर में हम लिख सकते हैं। तो इसको ये DQ दोनों लिए हैं, अपीरेंट पावर है तो दोनों इसमें हैं, और फिर उसको डीकम्पोज करके रख दिया, एक्टिव को अलग कर दिया, रिएक्टिव को अलग। SG ये एक्टिव वाला कंपोनेंट हो गया है, और ये रिएक्टिव वाला, उसको दो हिस्सों में रख दिया, ये एक्टिव ये रिएक्टिव, अग्रीड, ठीक है ना ये बात। और यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो पूछें, ओके। अब कह रहा है कि कंसीडरिंग दैट द PLL परफॉर्म द सिंक्रोनाइजेशन बाय अलाइनिंग द D एक्सिस एंड DQ रोटेटिंग। कह रहा है कि आपको याद होगा कि PLL का काम है सिंक्रोनाइजेशन करना, तो ये जो DQ कंपोनेंट है उसमें से VG Q वाला कंपोनेंट एरर होती है, वो हमने क्या कर दी, ख़त्म कर दी। तो ये Q वाला जब ये निकल गया टर्म दोनों में से, VG Q वाला टर्म दोनों में से निकल गया, तो ये इक्वेशन ऐसे हो गई, दूसरी वाली ऐसे, एक टर्म निकल गया VG Q वाला,
ये वी जी क्यू यहाँ से निकल गया तो ये बचा सर वी जी डी आई एफ डी, और यहाँ से भी वी जी क्यू निकाल दो तो माइनस वी जी डी आई एफ क्यू। अब ये इक्वेशन हमसे कुछ बात करना चाहती है और बहुत अच्छी बात करना चाहती है। सारी डेरिवेशन का फ़ायदा क्या था? सारी डेरिवेशन का फ़ायदा था एक नुक्ता बयान करना, एक चीज़ को हाईलाइट करना कि एक्टिव पावर कंट्रोल करना है तो वोल्टेज तो सिस्टम में चेंज इतनी ज़्यादा नहीं होती, वोल्टेजेस में इतनी ज़्यादा चेंज, लेकिन अब पावर को कंट्रोल करना है तो इस डी वाले कंपोनेंट को चेंज करो, कंट्रोल करो। रिएक्टिव पावर को कंट्रोल करना है तो कंट्रोल कैसे कर सकते हो? आई एफ क्यू वाले को कंट्रोल करो। अग्रीड? गुड। तो इस सारी मेहनत का फ़ायदा ये है कि ये बताना कि देखें अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन पी इज ओनली रिलेटेड यूएसडी एंड आईएसडी एंड आईक्यू अमंग द यूएसडी इज अनचेंज। ये जो वोल्टेज वाला कंपोनेंट है ये इतना चेंज नहीं होता व्हेन द सिस्टम रन्स स्टेबली। जब सिस्टम स्टेबल चल रहा होता है तो इस वोल्टेज में इतनी चेंजेस, तो हम फिर एक्टिव पावर को कैसे कंट्रोल करेंगे? बाय चेंजिंग द डी कंपोनेंट एंड रिएक्टिव पावर बाय चेंजिंग द क्यू कंपोनेंट। ऑल राइट। और ये इक्वेशन आप अब जो हमने अब देखी 2.8 जो इक्वेशन थी, इक्वेशन 2.8 कैन बी ट्रांसफॉर्म इनटू लेप्लास ट्रांसफॉर्म। ये 2.8 है ना, ये वाली इक्वेशन, इस पे अगर लेप्लास ट्रांसफॉर्म अप्लाई करोगे ना तो ये लेप्लास ट्रांसफॉर्म अप्लाई करने के बाद 2.18 वाली इक्वेशन ऐसे हो जाएगी 2.17। इस पे अगर लेप्लास अप्लाई करें, ठीक है ना, वेयर द बोल्ड फ्रंट इंडिकेट द लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अ करस्पॉन्डिंग डी कोऑर्डिनेट वेक्टर if the current IF and the voltage VG are perfectly measured, the following control law is suggested in 52, which eliminates the cross coupling of the current DQ transformation and compensates for disturbance caused by। तो देखें अब आउटपुट क्या है? इनर करंट कंट्रोल का हमने देखा था, आउटपुट होता है डी और क्यू कंपोनेंट। तो इसको अगर हम कंट्रोल के फॉर्म में लिखना चाहें तो आउटपुट आएगा डी और क्यू कंपोनेंट, वी सी स्टार मीन्स डी एंड क्यू, इसमें दोनों आ गए। ये क्या है? इसमें आई एफ स्टार माइनस आई एफ, अब इसमें डी क्यू दोनों आ गए, मीन्स के ये क्या है? इन दोनों की एरर, इस दोनों की एरर। और ये उसका क्या है? ये उसका कंट्रोल है पी आई एफ ऑफ फंक्शन ऑफ इसकी एरर यहाँ से जो आएगी, माइनस ये जो क्रॉस कपलिंग टर्म्स है ये वो, प्लस वीजी, ये वीजी डी और वीजी क्यू। अब ये इक्वेशन, ये इनर करंट कंट्रोल का ब्लॉक डायग्राम है और ये उसकी इक्वेशन है, और हमने सारी डेरिवेशन करके समझ ली। फिर अभी हमें बता कर गया कि ये कंपोनेंट कहाँ से आया, ये क्यों ऐड हो रहा है, ये क्यों ऐड हो रहा है। इज इट क्लियर? पक्का? ओके। अब इनर कंट्रोल लूप इज आइडेंटिकल फॉर रेक्टिफायर इन्वर्टर, दोनों के लिए आइडेंटिकल होगा, चाहे वो रेक्टिफायर स्टेशन के लिए हो तभी ये भी होगा, इन्वर्टर के लिए अगर इन्वर्टर साइड पे हो तो भी। हाँ, 3 लेवल ये हमने एमएमसी के लिए ड्राइव किया, 3 फेज 2 लेवल के लिए इक्वेशन थोड़ी डिफरेंट होगी, ठीक है ना। इनर करंट कंट्रोल लूप को हमने सारा स्टडी कर लिया कि भाई इसका इनपुट होगा करंट मेजरमेंट्स और रेफरेंस करंट, आउटपुट होगा डी और क्यू कंपोनेंट, और ये कहाँ से ये एक एक्सप्रेशन में आए ये भी हमने समझ में आ गई चीज़ें। ओके, अब एक एक्टिव पावर कंट्रोल भी कर सकते हैं हम कि कितना पावर फीड करना चाहते हैं। रेफरेंस पावर देंगे, मेजर्ड पावर सिस्टम से मेजर होगा, एरर कैलकुलेट होगी, पीआई के पास जाएगी, पीआई देखेगा, इंटीग्रेट करेगा। यहाँ पर आप ये देखें, ये एक सेचुरेशन लिमिट है। कभी कभार हमें फॉल्ट की कंडीशन में बताना होता है कि भाई बहुत ज़्यादा इतना करंट बढ़ाओ, कभी इतना ना बढ़ जाए कि करंट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा तो भी मसला है ना। अवर करंट हम तो अवर करंट प्रोटेक्शन के लिए सेचुरेशन लिमिट लगा देते हैं और उसका आउटपुट क्या होगा? IFD। अग्रीड? तो एक्टिव पावर कंट्रोल कैसे होगा? बाय कंट्रोलिंग IFD। रिएक्टिव पावर कंट्रोल, ये रिएक्टिव पावर कंट्रोल हो रहा है। रिएक्टिव पावर हमने यहाँ पर दे दिया, मेजर पावर, PI कंट्रोलर। इसी तरीके से इसकी लिमिट हम सेट कर सकते हैं, मैक्सिमम यहाँ तक जाए, मिनिमम यहाँ तक जाए, और ये फिर क्यू कंपोनेंट को वेरी करके हम रिएक्टिव पावर को कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है ना। रिएक्टिव पावर का ब्लॉक के कुछ पेपर्स में ऐसे भी यूज़ होता है, क्यू मेजर डिवाइड बाय VD बराबर होता है IQ कंपोनेंट के। यहाँ से मेजर्ड IQ आएगा, फिर रेफरेंस, इस तरीके से भी हम रिएक्टिव पावर को कंट्रोल कर सकते हैं। रिएक्टिव पावर कंट्रोल बाय वेरिंग IQ स्टार, ठीक है ना। AC वोल्टेज कंट्रोल करनी है सिस्टम की, रेफरेंस AC वोल्टेज, मेजर्ड AC वोल्टेज, PI सिमिलरली यहाँ पर D कंपोनेंट होगा, ओ सॉरी Q कंपोनेंट होगा AC वोल्टेज कंट्रोल, ठीक है ना। तो AC वोल्टेज कंट्रोल एक तो तरीका ये है, मोस्टली यही तरीका यूज़ होता है। कह रहा है कि दूसरा तरीका ये भी है कि आप इस वाली पिक्चर पे कह रहा है कि जाएं, 1 मिनट, 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 1 मिनट,
यहाँ वाली। जैसे इनर करंट कंट्रोल लूप होता है ना, जैसे इनर करंट कंट्रोल लूप है, ये जो कैपेसिटर है ना सी एफ, here I go to the picture C section 4.3 in figure 4.14, 4.14 यही है, दूसरी है। .14 हाँ ये है। ये रहा कि जो सी एफ कैपेसिटर है कंट्रोलिंग द वोल्टेज ऑफ फिल्टर कैपेसिटर, इसके अक्रॉस इन द वी एस सी एच वी टी सी दूसरा तरीका ये है वोल्टेज को कंट्रोल करने का कि ये देखें यहाँ पर, ये इसको सी एफ कैपेसिटर कह रहा है, यहाँ से ऐसी वोल्टेज मेजर्ड आ रही हैं, ये रेफरेंस आ रही हैं, ठीक है ना। तो इस पे भी इनर करंट कंट्रोल की तरह कहा गया है कि ये ये रेफरेंस ई डी कंपोनेंट, ये क्यू कंपोनेंट, और यहाँ से क्या आ रही हैं वो मेजर्ड आ रही हैं ई ए बी सी, उसको डी क्यू में ब्रेक कर रहा है ई डी ई क्यू। उसी तरीके से फिर यहाँ से अगर एसी वोल्टेज का डी कंपोनेंट कंट्रोल करना है तो वो डी के थ्रू, और अगर किसका एसी वोल्टेज का क्यू कंपोनेंट करना है तो वो आई क्यू के थ्रू। तो दिस इज़ आल्सो द सेकंड वे कि यहाँ पर मोस्टली वो तरीका ही होता था जो पहले मैंने आपको बताया, तो ये वाला, ठीक है ना। इज इट क्लियर? तो ये कंट्रोल लूप भी हमने डिस्कस कर लिए, तो यहाँ पर हमने बेसिक कंट्रोल डिस्कस कर लिया, ठीक है ना।